वहां पे बीएनएस में हम डिसाइड करने के लिए कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा या नहीं होगा, उसमें हम देखते हैं इस एक्ट का सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो देखा जाता है। यहां पे स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कि क्यों इन एक्ट्स को हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के अंदर रखा है, जहां पे क्लियरली समझ आ रहा है कि डिपेंडेंट ने अपनी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं किया है, स्टिल उसको बोला जा रहा है कि वो स्ट्रिक्टली लायबल होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पे भले ही डिपेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, बट डिपेंडेंट ने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया। डिपेंडेंट ने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया है। जैसे अभी राइलैंड वर्सेस फ्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें आपने सुना होगा डेंजरस थिंग एस्केप्स एंड कॉजेस डैमेज। तो वो डेंजरस थिंग क्या है? रिस्की तो है ना। जब मैं बीइंग द डिपेंडेंट, भले ही मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर उस डेंजरस थिंग को मैं अपने घर पे लेकर आई और बाद में मेरी गलती के बिना वो डेंजरस थिंग मेरे घर से फॉर एग्जाम्पल एस्केप होके नेबर के घर पे चली गई और उसने वहां जाके कोई भी लॉस कॉज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एनिमल मैं अपने घर पे एज अ पेट ले आई जो कि एक वाइल्ड एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल अ टाइगर। वाइल्ड एनिमल है, यस और नो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं होता। एंड आई ब्रॉट 2 टाइगर्स एज पेट, कि अब तो मैं इनको पेट बनाऊंगी। वन डे मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी, आई वॉज केयरफुल इन कीपिंग देम, किसी भी और रीजन से, विदाउट माई फॉल्ट, कोई भी और इंडिपेंडेंट रीजन बट नॉट माई फॉल्ट। उस इंडिपेंडेंट रीजन की वजह से एक दिन वो दोनों टाइगर घर से निकले और मेरे नेबर के घर में गए। मेरे नेबर के घर में वो उसके पास भी पेट था, अ वेरी क्यूट डॉग। वो तो फिर गया। नाउ व्हाट हैपेंड? द लॉस हैज बीन कॉज्ड। द लॉस इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ एस्केपिंग ऑफ दैट टाइगर, यस और नो। बट क्या वो एस्केप मेरे फॉल्ट की वजह से था, मेरे नेग्लिजेंस की वजह से था? नो, बट स्टिल आई विल बी हेल्ड लायबल इवन दो मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। अगर मेरा नेग्लिजेंस होता तो वो तो फॉल्ट बेस्ड में आ जाएगा ना, दैट आई वॉज नेग्लिजेंट, आई ब्रीच्ड माई ड्यूटी टू बी केयरफुल टूवर्ड्स दैट थिंग, तो वो तो फॉल्ट बेस्ड में आ जाएगा। फॉल्ट बेस्ड तो छोड़ो, अगर कोई फॉल्ट भी नहीं था, जस्ट बिकॉज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द रिस्क टू द सोसाइटी, टाइगर घर पे लेकर आके मैंने क्या किया है? मैंने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया है, यस और नो। और जब मैंने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया है, तो उस रिस्क की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए ओनली आई विल बी आंसरेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर आई वाज नेग्लिजेंट और नॉट। मैं नेग्लिजेंट थी या नहीं थी उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर मैं वो रिस्की, वो डेंजरस थिंग अपने प्रॉपर्टी पे लाती ही नहीं तो वो एस्केप नहीं होती, वो एस्केप नहीं होती तो डैमेज नहीं होता। सो व्हाट इज द एसेंस हियर? द एसेंस इज नॉट द फॉल्ट, द एसेंस हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्क टू द सोसाइटी। आप उस रिस्क के टुवर्ड्स नेग्लिजेंट नहीं थे, आपने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, मैंने केज बनवाया, सब कुछ किया, बट ड्यू टू सम अदर इंडिपेंडेंट फैक्टर कोई और आया और वो केज खोल के चला गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्ट नहीं है, आई वॉज नॉट नेग्लिजेंट, मैंने अपनी ड्यूटी टू बी केयरफुल बहुत अच्छे से फुलफिल की, बट स्टिल आई विल बी हेल्ड लायबल इवन दो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। द रीजन इज, भले ही मैंने नेग्लिजेंस का एक्ट नहीं किया है, बट आई हैव सर्टेनली डन एन एक्ट, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैट रिस्क और दैट डेंजरस थिंग टू द सोसाइटी। इसीलिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहां पे भी, कि कौन सा एक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएगा और कौन सा एक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं आएगा, उसमें भी अल्टीमेटली हम सोसाइटल इंपैक्ट ही तो देख रहे हैं कि क्या आपने सोसाइटी के टुवर्ड्स कोई रिस्क इंट्रोड्यूस किया है या नहीं किया है। अगर किया है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके टुवर्ड्स केयरलेस थे, केयरफुल थे, नेग्लिजेंट थे, व्हाटएवर, अगर आप लेकर आए हो तो आपकी जिम्मेदारी है।
लेकिन अगर सोसाइटी के अगेंस्ट मैं कोई रिस्की चीज नहीं लेके आई हूं, देन आई विल नॉट बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल, बिकॉज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी चाहे आप बीएनएस में बात करो चाहे आप टॉर्ट में बात करो, इट इज ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल इंपैक्ट। वहां हम सोसाइटी पे इंपैक्ट देखते हैं, यहां हम इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्क टू द सोसाइटी देखते हैं, बिकॉज इट इज द डिपेंडेंट ओनली हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट रिस्क और दैट डेंजरस थिंग टू द सोसाइटी। भाई कोई भी पर्सन अगर कोई डेंजरस थिंग अपनी सोसाइटी पे लेके आ रहा है, अपने प्रेमाइसेस पे लेके आ रहा है, मतलब सोसाइटी के टूवर्ड्स उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपनी रिस्क पे ही तो रखेगा ना। फिर चाहे उसमें आपकी गलती थी या नहीं थी, लेकर तो आप ही आए, उस चीज को आपने ही सोसाइटी में एक्सपोज किया है। जब आपने उसको सोसाइटी में एक्सपोज किया है, देन यू विल बी आंसरेबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच आर रिजल्टिंग फ्रॉम दैट डेंजरस थिंग। इसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। समझ आ रहा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या आएगा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो एक्ट्स आएंगे जहां पे डेफिनेटली डिपेंडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर फॉल्ट ही है डिपेंडेंट का, फिर हम स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट नहीं देखेंगे, फिर तो इधर आ जाएगा ना इस कैटेगरी में कि भाई स्ट्रिक्ट के अंदर आएगा या एब्सोल्यूट के अंदर आएगा। वो तो तभी होगा व्हेन देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। strict liability में there is no fault on the part of the defendant, but the scene here is that the defendant has introduced or exposed some risk to the society। वो अपने premises, अपने लैंड पे कोई ऐसी चीज ले आया है which is risky, which may cause danger to the society, लेकर तो वही आया है। So irrespective of his fault, he will be strictly liable. Why? Because the society is in danger and ultimately the societal interest is utmost. Yes or no? सोसाइटी को आपने डेंजर कॉज किया है, तो जैसे वहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है, यहां भी तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा। क्लियर है ये? अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, इट इज बेसिकली, आपको पता है, इट वाज इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। अब इसमें क्या होता है? These are two lands। ये वाला प्लेंटिफ का लैंड है एंड ये वाला डिफेंडेंट का लैंड है। डिफेंडेंट अपने लैंड पे एक रिजर्वॉयर बना रहा था। व्हाट इज रिजर्वॉयर? रिजर्वॉयर मतलब, हाँ, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, काइंड ऑफ, बेसिकली इट इज अ स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, एन अरेंजमेंट विच इज मेड फॉर वाटर स्टोरेज। तो वाटर स्टोरेज के बहुत टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसमें टैंक होता है, एक होता है रिजर्वॉयर, लार्ज क्वांटिटी में होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द टैंक। ऑल राइट, सो रिजर्वॉयर जैसे मैंने अभी बताया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। टैंक में तो फिर भी थोड़ा लिमिटेड होता है, बिकॉज टैंक हैज अ कैपेसिटी। बट जब बात आती है रिजर्वॉयर की, मतलब डेफिनेटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो एक रिजर्वॉयर बनवा रहा था, और वो रिजर्वॉयर बनाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वॉयर, और कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर को पता लगा कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के लैंड को कनेक्ट करते हुए अंडरग्राउंड देयर इज अ शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? पैसेज। इट इज अ पैसेज। ऑल राइट, जनरली आप लोगों ने देखा होगा फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में शाफ्ट होती है। ऑल राइट, दैट इज बेसिकली फॉर वेंटिलेशन, पैसेज के लिए होती है। तो यहां पे देयर वाज अ शाफ्ट अंडरग्राउंड which was kind of connecting the land of defendant with the land of plaintiff। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने ये बात डिफेंडेंट को नहीं बताई कि अंडरग्राउंड एक शाफ्ट है
जो आपके लैंड से होती हुई प्लेंटिफ के लैंड पे जा रही है। और उसने ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि जब उसने नोटिस किया कि एक शाफ्ट है, उसने ये भी नोटिस किया कि ये शाफ्ट हार्मफुल नहीं होएगी। क्यों? बिकॉज इट इज फुल्ली फिल्ड विथ सॉइल, मतलब ब्लॉक्ड है। पैसेज होता है, पैसेज इज जनरली खाली, यस और नो। बट उसने नोटिस किया कि वो जो शाफ्ट है बीच में उन दोनों के, वो पूरी अर्थ से फिल्ड है, सॉइल से फिल्ड है, सो इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। सो उस टाइम उसको लगा कि इट इज नॉट हार्मफुल, तो उसने वो बात कंसिडर नहीं की और डिपेंडेंट को भी कम्युनिकेट नहीं की। एंड अकॉर्डिंगली उसने रेजर्वॉयर बिल्ड कर दिया डिपेंडेंट के लैंड पे। एक दिन जब ये रेजर्वॉयर फिल हुआ और एक्सेस फिल हुआ, तो वाटर प्रेशर की वजह से ये शाफ्ट जो कि ब्लॉक्ड थी, पूरी सॉइल से भरी हुई थी, पानी का प्रेशर तो अपने आप कभी भी आ सकता है, पानी के प्रेशर की वजह से पानी बहुत प्रेशर तरीके से थ्रैश हुआ और उस शाफ्ट में से उस सॉइल को काटता हुआ, क्रॉस करता हुआ, हटाता हुआ प्लेंटिफ के लैंड में चला गया। और प्लेंटिफ का सिर्फ लैंड नहीं था, प्लेंटिफ की माइंस थी, और माइंस में पानी आने की वजह से इट गॉट डिस्ट्रॉयड। समझ आ रहा है? नाउ दिस प्लेंटिफ sued द डिफेंडेंट कि आपकी वजह से मुझे लॉस कॉज हुआ है, तो आप अब मुझे इसके लिए कॉम्पेंसेशन दोगे। तो डिफेंडेंट ने क्या बोला? आई वॉज नॉट नेग्लिजेंट, मुझे तो पता भी नहीं था। नेग्लिजेंस तो तभी होती है जब आप अपनी ड्यूटी टू टेक केयर को ब्रीच करते हो, और ड्यूटी को ब्रीच करने के लिए ड्यूटी पता भी तो होनी चाहिए, यस और नो। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी कोई ड्यूटी है तो आप उसको ब्रीच कर सकते हो क्या? नो। So what defendant here said? Defendant said, I was unaware about the shaft. The contractor has built the reservoir. मुझे तो पता भी नहीं था कि यहां पे एक शाफ्ट है जहां से आपके माइंस में पानी आ सकता है। प्लस इट वॉज बिकॉज आई वॉज नॉट नोन अबाउट दी शाफ्ट। जैसे पानी फिल होता है रेजरवॉयर में, वैसे हुआ, पानी के प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिकली पानी वहां पे ट्रैवल हुआ है, क्योंकि शाफ्ट थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। एंड इट इज विदाउट माई फॉल्ट। इसमें मेरी फॉल्ट कहां है? क्या यहां पे डिपेंडेंट की कोई फॉल्ट है? नो, बिकॉज फॉल्ट तो तभी होगी, रॉन्गफुल एक्ट हमेशा डेलिबरेट नेचर का होगा। उसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे शाफ्ट है, कॉन्ट्रैक्टर का काम था, कॉन्ट्रैक्टर ने देखा, लेकिन उसने भी देखा कि वो ब्लॉक्ड है, इट इज हार्मलेस, सो ही डिड नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन, ही डिड नॉट कम्युनिकेट इट टू द डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हैज नो फॉल्ट हियर, बट स्टिल इन दिस केस द डिपेंडेंट वाज हेल्ड लायबल। फॉल्ट नहीं है, बट क्योंकि यहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व किया गया, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए यहां पे डिपेंडेंट को लायबल किया गया। एंड हियर द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड। और सिर्फ नो फॉल्ट लायबिलिटी नहीं, यहां पे इस केस में बोला गया कि फॉल्ट तो नहीं है, बट बिकॉज there is a strict liability, so the defendant will be held liable। और ये भी बताया कि strict liability क्या होती है। इस केस में बोला गया कि कोई भी पर्सन, भले ही उसका कोई फॉल्ट नहीं है, बट स्टिल he will be held strictly liable if first he has brought a dangerous thing upon his land, second that dangerous thing escapes out, and third, by escaping it has caused loss, actual damage to the plaintiff। इस केस में बोला गया अगर ये तीनों एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, देन डजंट मैटर कि डिपेंडेंट के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं था, डिपेंडेंट के पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं था, still the defendant will be held liable without any fault। it will be known as
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और इस केस में यह भी बोला गया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम वाइल्ड बीस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड बीस्ट थ्योरी। वाई वाइल्ड बीस्ट थ्योरी? उसको वाइल्ड बीस्ट थ्योरी क्यों बोला गया है? वाइल्ड बीस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड बीस्ट? वाइल्ड एनिमल, दैट मीन्स डेंजर की बात हो रही है। यस और नो? बीस्ट वर्ड हम यूज करते हैं फॉर दी वल्चर्स और फॉर दी एनिमल्स, मतलब जो बहुत डेंजरस होते हैं। यस और नो? वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट का मतलब है आप एक ऐसी चीज लेके आए हो